बच्चों हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले आपको गैल्वेनोमीटर पता होना चाहिए क्या डिवाइस होता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट का डिटेक्शन करने के काम आता है, करंट मेजरमेंट के काम आता है। एमीटर की तरह ही है, ठीक ठीक, बट एमीटर से थोड़ा सा डिफर होता है, स्मॉल रीडिंग्स भी ले पाता है। अब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चे, मतलब एक डिवाइस है जो कि रीडिंग देता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, इसकी सारी कहानी है हमारी कि इसका क्या प्रिंसिपल होता है या किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। देखो बच्चे, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है, व्हेन करंट कैरिंग कॉइल, जब करंट कैरिंग कॉइल फील्ड में रखी होगी, प्लेस्ड इन फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। खैर अब तो आपको इतना लिखना नहीं है, तो बस आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि करंट कैरिंग कॉइल जब फील्ड में रखी होती है उस पर टॉर्क लगता है। अब ये कैसे होता है ये बताते हैं बच्चे, बहुत ध्यान समझना बच्चे, बट इसको समझने के लिए आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ठीक मोटर की तरह ही होता है। मोटर क्या, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था बच्चे, करंट कैरिंग कॉइल जो फील्ड में रखी होती है वो मोटर ही एक्चुअली, जो पहले जो फिगर पढ़ी थी वो किसकी फिगर थी, मोटर की थी, क्योंकि मोटर ही होती है करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होती है उस पर टॉर्क लगता है, मोटर पे टॉर्क लगता है। तो लास्ट जो क्वेश्चन था वो मोटर का ही था, ठीक बच्चे, देखा जाए तो पूरा ही मोटर का, कंप्लीटली वो मोटर का ही क्वेश्चन था। और अगर आपको टॉर्क वर्क निकालने को दिया भी जाए, जैसे अभी कई बच्चे कहेंगे सर आपने न्यूमेरिकल नहीं कराया, अरे यार न्यूमेरिकल अगर आप इसमें कोई आपको दे भी दे तो सिर्फ आपको एन आई ए बी और एंगल सब पुट कर देना है तो आंसर आपके सामने आ जाना है, इसमें कुछ इतना टफ नहीं है। हाँ कोई घुमा फिरा क्वेश्चन होगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी इसी से एसोसिएटेड टॉपिक है। तो कुछ ऐसा इसका फिगर होता है बच्चे, ठीक वैसे ही जैसे पहले था, बट यहाँ थोड़े से फ़र्क होते हैं। यहाँ एक कॉइल जो होती है वो सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर पे लपेटी गई होती है। एक कॉइल नहीं होती है, कई सारे टर्न्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा बच्चे, मोटर भी आपने छोटे खिलौने वाली मोटर देखी होगी तो आपने उसमें भी देखा होगा कि एक टर्न नहीं होते, कई सारे टर्न्स होते हैं। उसके दो व्यू हम दिखा रहे हैं बच्चे, एक साइड व्यू और एक टॉप व्यू, क्योंकि दोनों व्यूज़ होंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छे से होगी। तो ये हमारा साइड व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है। ये हमारा पॉइंटर है। पॉइंटर क्या काम करता है बच्चे, पॉइंटर बता सकते हो? पॉइंटर रीडिंग देता है ना, विंग मशीन पे जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर मतलब वो होता है ना, अरे यार वो नहीं होती, सुई, ठीक है अच्छे, पॉइंटर, ठीक है पॉइंटर है। तो ये कैसे काम करता है, अब इसकी कहानी है कि कैसे वर्क कैसे करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई होती हैं। ये साइड व्यू है, ये कैसा व्यू है बच्चों, टॉप व्यू है। ये साइड व्यू है बच्चों और ये टॉप व्यू है। हमारे पास दो व्यूज़ है हमारे पास, ये है हमारे पास, यहाँ पर ये साइड व्यू और ये कैसा व्यू है, टॉप व्यू है। तो देखो बच्चे, साइड व्यू और टॉप व्यू हमें दिया हुआ है। अब ये कैसे काम करता होगा, अब इसके अंदर एक खास बात है, अगर ये मोटर की तरह हो, जैसे मोटर में कॉइल घूमती है तो ऐसे तो घूमती रहे, अगर ये मोटर की तरह हो तो ये घूमता ही रहेगा ऐसे, फिर रुकेगा नहीं, और रुकेगा नहीं तो रीडिंग नहीं देगा। तो ये मोटर की तरह तो नहीं होता है, इसमें कुछ और चीज़ भी ऐड ऑन की जाती है ताकि वो पॉइंटर घूमे और घूम के क्या करे, रुक जाए। अब मोटर तो क्या करती है, मोटर में पंखा लगा दो तो घूमता ही जाता है, ऐसे तो पॉइंटर घूमता ही जाएगा, रीडिंग देगा नहीं देगा। तो हमको सिर्फ मोटर की तरह नहीं, कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म भी लगाना पड़ता है, पॉइंटर घूमे, जीरो से आगे बढ़े और रुक जाए और वो क्या करे, रीडिंग दे। समझ रहे बच्चे, नहीं समझ रहे? पॉइंटर घूमे और रुक के क्या करे, रीडिंग दे। तो ये मैकेनिज्म ज़रूरी होता है, इसमें मोटर के अलावा ये एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म लगा होता है ताकि पॉइंटर घूम करके हमें क्या दे सके, रीडिंग दे सके। देखो बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें होता क्या है कि जैसे ये जो कॉइल है, जब इसे करंट पास होगा तो ये करंट कैरिंग कॉइल, ये लूप है, ये फील्ड में रखा है, इस पर टॉर्क लगेगा तो ये क्या होगा, इस पर डिफ्लेक्शन आएगा, तो ये पॉइंटर घूमेगा, और पॉइंटर घूमेगा तो हमको रीडिंग देगा। बट एक्चुअली क्या है कि ऐसा ना हो कि पॉइंटर घूमता ही रहे, क्योंकि मोटर के केस में आप देखो तो मोटर घूमती रहती है, तो कैसे रुकेगा, कैसे पॉइंटर घूमते घूमते एक जगह रुकेगा तो ही तो रीडिंग देगा, समझे?
अब एक्चुअली क्या है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। अब इसमें पॉइंटर जैसे ऐसे यहाँ से 0 से निकला, घूम के एक जगह रुकेगा, फिर वो रीडिंग देगा। सिर्फ मोटर में क्या होता है, अगर सिर्फ करंट कैरिंग कॉइल हो तो घूमती रहेगी। तो इसमें ऐसा एक्स्ट्रा क्या लगाया जाए, एक्स्ट्रा क्या लगाया जाए, इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चे। जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर गद्दी लगा दी जाए, ठीक है बच्चे, गद्दी है, एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर गद्दी है। मान लो इस पर हरी बैठ जाए, ठीक है बच्चे, हरी बताओ बच्चे, आप बैठोगे तो क्या होगा? जैसे हम सोफा पे बैठते हैं तो क्या होता है बताओ? अरे बच्चे गद्दी टूट नहीं जाएगी, दब जाएगी, प्रेस हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी प्रेस होगी, एक मिनट, प्रेस होगी तो एक लिमिट तक प्रेस होगी, क्या उसके बाद उसके बियॉन्ड प्रेस होगी वो? मतलब एक थोड़ा सा जैसे मान लो हरी बैठे या और कोई भारी बैठ जाए, या मैं बैठ जाऊँ जैसे और कोई भारी बैठ जाए, तो थोड़ा सा और प्रेस हो जाएगी ज़्यादा। बट एक्चुअली क्या होता है, एक लिमिट तक प्रेस होगी, उसके बाद जैसे मैं स्प्रिंग को प्रेस भी कर रहा हूँ तो एक लिमिट तक प्रेस, उसके बाद क्यों प्रेस क्यों नहीं होती बता सकते हो? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है, आप लोग का लॉजिक गलत है। देखो बच्चे, एक स्प्रिंग है, मान लो एक स्प्रिंग है, इधर देखो बच्चे, एक स्प्रिंग है, मान लो मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ उस पर, तो मेरी वजह से थोड़ी सी प्रेस होगी और प्रेस होके वो रुक जाएगी एक लिमिट पे आके। वो रुकती क्यों है, क्यों है? मतलब जैसे मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, एक टाइम तक प्रेस होके फिर रुक जाएगी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब स्प्रिंग प्रेस होती है तो स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है। क्या लगाती है बच्चों? रीस्टोरिंग फोर्स। हम लोगों ने इधर एक मिनट रुक जाओ बच्चे, कोई डिस्कशन नहीं करेगा, ध्यान से सुनेंगे पहले आप लोग, ठीक है। 11th क्लास में ये पढ़ते हैं बच्चों हम लोग कि हम किसी स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो अपोजिट फोर्स धक्का लगाती है, वापस जाने की कोशिश करती है। इधर देखो बच्चे, जब हम स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग क्या लगाती है? रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है। तो जब स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है, एक टाइम ऐसे आता है, एक टाइम ऐसा होता है कि हमारा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है। देखो स्टार्टिंग में अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, इधर देखो बच्चे, रीस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्टिंग में जब मैं फोर्स लगाना चालू कर रहा हूँ तो मेरा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या पड़ रहा है? कम पड़ रहा है, क्योंकि वो इतना कंप्रेस नहीं हो पाया, ठीक है बच्चे। बाद में क्या होता है, जैसे हम इस पर फोर्स लगाते आते हैं, बॉडी कंप्रेस होती जाती है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है और उसमें कंप्रेशन बढ़ जाता है। कंप्रेशन की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाता है। जैसे मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्टार्टिंग में रीस्टोरिंग फोर्स या रोकने वाला फोर्स नहीं था, बट जैसे जैसे कंप्रेस होने लग जाएगी तो स्प्रिंग भी धक्का लगाने लगेगी। हमने कंप्रेस किया, मान लो हम 100 लगा रहे हैं, स्प्रिंग 10 लगा रही है, फिर स्प्रिंग ने और बढ़ा दिया, 20 लगा दिया। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन बढ़ता जाएगा तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाती जाएगी। बढ़ाते 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 मैं 100 लगा रहा हूँ, स्प्रिंग 90 लगा रही है, अभी भी नहीं रुकेगा। मैं 100 लगा रहा हूँ और स्प्रिंग भी क्या लगा रही है? एक टाइम पर 100 लगा रही है। उसके बाद स्प्रिंग आगे और प्रेस नहीं होगी, क्योंकि जितना मैं लगा रहा हूँ उतना स्प्रिंग भी अपोजिट फोर्स लगा रही है। किसको? उसको रोकने के लिए। वो बात अलग है कि अगर आप फोर्स बढ़ा दो, 100 की जगह क्या कर दो? 200 कर दो, तो वो और कंप्रेस हो सकती है। वो तो बच्चे, वो मैं समझ गया, वो जगह बचने वाली बात नहीं कर रहा, हम वैसे बात कर रहे हैं नॉर्मल केसेस में। जैसे मान लो एक स्प्रिंग वाली वो है, कोई छोटा बच्चा बैठे थोड़ा सा कंप्रेस होगा, कोई भारी आदमी बैठे तो और कंप्रेस हो जाएगा। इधर देखो बच्चे, वो मैं पूरा कंप्रेशन वाली बात नहीं कर रहा, आप वो गलत लॉजिक पे जा रहे हो। अरे बच्चे सुन तो लो यार, चिपकने वाली बात नहीं कर रहे, वैसे कह रहे हैं कि कोई बड़ी सी स्प्रिंग है मोटी वाली, चिपकने वाली बात तक नहीं जा रहे हैं, उस लिमिट तक नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक जैसे सोफ़ा होते हैं, सोफ़ा पे एक छोटा बच्चा बैठा, स्प्रिंग वाला सोफ़ा है तो थोड़ा सा दबा, बड़ा आदमी बैठा तो ज़्यादा दब गया। क्यों? क्योंकि बड़ा आदमी बैठा तो उसका अप्लाइड फोर्स क्या था? ज़्यादा था। अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा था तो स्प्रिंग ज़्यादा कंप्रेस हुई तो उसको रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या करना पड़ा? ज़्यादा लगाना पड़ा उस आदमी को मेंटेन करने के लिए। समझे या नहीं समझे बच्चे? तो ये कहानी होती है। कहने का मतलब क्या है कि स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स रोकता है। कहने का मतलब क्या है कि स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स रोकता है। ये नहीं आप जो सोच रहे हो, एक्चुअली वो तो चलो अलग है, आप पूरी छोटी स्प्रिंग लो, उसको दबा दो पूरा, तो वो बात अलग है कि और नहीं दबेगी। वो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बड़ी स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ बच्चे। आप लोग गलत लॉजिक पे जा रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि जैसे जो क्या कहते हैं वो होते हैं, सोफ़ा होते हैं, उस पर एक छोटा बच्चा बैठे हो थोड़ा सा दबेगा, भारी आदमी बैठे वो ज़्यादा दबेगा। आई बात समझ में? ज़्यादा इसलिए दबेगा, उसका फोर्स ज़्यादा होगा, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा। अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा तो स्प्रिंग को ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा कब लगाएगी? जब ज़्यादा कंप्रेस होगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि स्प्रिंग टक्कर दे देता है और स्प्रिंग उसको रोक देता है, अगर रोक सकता है, वरना टूट जाता है। भाई दो ही चीज़ें होती हैं, तो आप उसको टक्कर दे दोगे या आप हार जाओगे। तो स्प्रिंग टक्कर दे के रोक लेता है। ये होता है नॉर्मल स्प्रिंग के केस में, ठीक है। आप
अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हो, स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स से उसको रोकने की कोशिश करता है। बट ध्यान रखना, रीस्टोरिंग फोर्स तब तक नहीं लगेगा जब तक स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगी। जब कंप्रेस होगी तभी तो कहेगी, जब आप उसको पुश कर रहे हो तभी तो धक्का लगाएगी वो, जब कंप्रेस हो जाएगी तभी तो धक्का लगाएगी वो, आई बात। बट यहाँ क्या होता है बच्चे, स्प्रिंग सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, ये होती है हेलिकल स्प्रिंग। देखो बच्चे इधर देखो, ये होती है हेलिकल, बताया था ना आपको हेलिकल स्प्रिंग। एक होती है टॉर्शनल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, स्पाइरल शेप की स्प्रिंग होती है, स्पाइरल, इसको हम लोग टॉर्शनल स्प्रिंग भी कहते हैं। अब ये कैसे वर्क करती है, इसका वर्किंग थोड़ा सा अलग होता है। इसको कंप्रेस करते हैं, इसको हम घुमाते हैं। आप लोगों ने बच्चों बचपन में खिलौने देखे होंगे, चाबी वाले खिलौने, चाबी भरते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर गाड़ी में चाबी भरते हैं छोड़ देते हैं, गाड़ी चलती है। उसके अंदर एक स्ट्रिप्स सी होती है, उसमें चाबी भरी जाती है और हम बाउंड करते हैं, वो अनबाउंड होती है, उसे कहते हैं टॉर्शनल स्प्रिंग। दोनों स्प्रिंग एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। आपने माउजर बचपन में देखी होगी, छल्ले वाली बंदूक येलो, तो उसमें ये वाली स्प्रिंग होती है, पीछे खींचते हैं और छल्ला मारते हैं तो उसमें ऐसी एनर्जी स्टोर होती है। और जो चाबी वाली खिलौने होते हैं उसमें ऐसी स्प्रिंग होती है टॉर्शनल, वो इस तरीके से एनर्जी स्टोर करती है। ये स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है, ये स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क लगाती है। अब बच्चे कहते हैं सर ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है। एक काम करो बच्चे, पन्नी को लो घुमाते जाओ, पन्नी को लो घुमाते जाओ, बहुत देर घुमा लो। जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा, पन्नी वापस घूम जाएगी। क्यों घूमेगी, क्योंकि वो क्या करती है, अपने आप को रिस्टोर करती है। रिस्टोर मतलब वापस उसी कन्फिग्रेशन में आने की कोशिश करती है, वो तो पन्नी है। खैर यहाँ तो स्प्रिंग की बात करें हम लोग, समझ में आया बच्चे, समझ में आया। पन्नी अपने आप को वापस ले आती नहीं ले आती, तो पन्नी आप उसको टॉर्क लगा के घुमा रहे हो हाथों से, पन्नी अपने आप को क्या कर लेती है, घुमा के छोड़ दो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पन्नी अपने आप को वापस ले आएगी। तो पन्नी क्या करती है, रिस्टोरिंग क्या लगाती है, टॉर्क लगाती है। ऐसे ही जो स्प्रिंग होती है, एक बार अपने फ़ोन पर डालना बच्चों टॉर्शनल स्प्रिंग, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। गोल गोल सी होती है, ऐसी सी होती है, स्पाइरल सी होती है। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाली स्प्रिंग लगा देते हैं। अब उससे क्या फ़ायदा होता है, ये स्प्रिंग उसको रोकने में मदद करती है, वरना ये पॉइंटर घूमता ही जाता, मोटर की तरह घूमता ही जाता। देखो बच्चे, ये जो पूरा बना हुआ है, ये तो मोटर की तरह बना हुआ है ना, ये मोटर ही है पूरी। मोटर में तो वो घूमता रहता है ना गोल गोल, तो रुकेगा ही नहीं, ऐसे तो रुकेगा ही नहीं। तो रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे क्या लगा दी हमने, टॉर्शनल स्प्रिंग। टॉर्शनल स्प्रिंग क्या करती है, देखो बच्चे, यहाँ क्या होता है, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं करंट कैरिंग लूप को, उस पर टॉर्क लगता है NIAB sin फाई। अच्छा, कुछ खास बात है बच्चे, यहाँ sin फाई की वैल्यू 1 हो जाती है, बताऊंगा कैसे 1 हो जाती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो टॉर्क यहाँ लगता है NIAB। ये टॉर्क क्या कर रहा है, घुमाने का काम कर रहा है। हमने आपको बताया था ना, करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, टॉर्क लगता है, उसको घुमाता है, ये टॉर्क घुमा रहा है। देखो बच्चे, अगर टॉर्क लगे और घुमाता रहे तो वो घूमती रहेगी, रुकेगी नहीं। जैसे मोटर के केस में आप देखो, अगर पंखा लगा दो वो घूमता ही जाता है, घूमता जाता है। ये मोटर ही है, जिसमें मोटर के अलावा कुछ नहीं, पूरा कन्फिगरेशन सेम है, बस नीचे क्या कर दिया, एक टॉर्शनल स्प्रिंग लगा दिया। अभी टॉर्शनल स्प्रिंग ऐसा क्या कर देती है, देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, जब ये घूमना चालू करता है, ऐसे यूँ, जैसे आप पन्नी को हाथ से घुमाते हो, तो आप जब घुमाते जाते हो तो पन्नी क्या करती है, एक टाइम पर घूमना बंद कर देती है। क्यों, क्या करती है, पन्नी अपोज करती है, कहती है बहुत घुमा लिया भाई, रिस्टोर करने, अपने आप को क्या करती है, रिस्टोर करने की कोशिश। तो ऐसे ही सब स्प्रिंग को घुमाते हैं हम गोल गोल, यूँ इसको अनबाउंड करते हैं, यूँ इसको बाउंड करते हैं, यूँ घुमाते हैं, तो ये ऐसे हो जाती है, ये उसको रिस्टोर करती है। एक इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो होता है K फाई। ये टॉर्क घुमा रहा है, ये टॉर्क क्या कर रहा है, रोक रहा है। बट एक्चुअली क्या है, ये तब तक नहीं होगा जब तक वो ढंग से घूमेगा नहीं, क्योंकि देखो बच्चे, फाई क्या होता है, एंगल जो डिस्प्लेस हुआ है वो होता है। जितना ज़्यादा एंगल पे बढ़ेगा, जैसे एंगल से चालू हुआ, ये देखो स्टार्टिंग में कोई रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब वो घूमना चालू करेगी, जैसे ये घूमना चालू कर रहा है, तो जैसे जैसे वो एंगल स्वैप कर रही है, एंगल चेंज कर रही है, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा बच्चों, इधर देखो, घुमाने वाला टॉर्क ज़्यादा होगा, रोकने वाला टॉर्क कम होगा। जैसे पन्नी में हम घुमा रहे होते हैं हाथ से, तो हम मज़े से घुमा रहे होते हैं, हम डोमिनेट करते हैं और पन्नी डोमिनेट नहीं करती। बाद में घुमाते घुमाते एक लिमिट पे आ जाते हैं हम, उसके बाद पन्नी और घूमती नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा टॉर्क ज़्यादा होता है, उसका कम होता है। बाद में वो इतना घूम चुकी होती है, उसकी फाई की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई होती है कि बढ़ते बढ़ते
उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि बढ़ते बढ़ते ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और जितना हम टॉर्क घुमाने को दे रहे होते हैं उतना वो टॉर्क रोकने को दे रही होती है, और उस पर आके नीडल क्या हो जाती है, रुक जाती है। कहती है कि भाई अब जितना घुमाने के लिए लग रहा है उतना रोकने के लिए लग रहा है, तो ना आगे बढ़ेगी ना वो पीछे जाएगी, और उस टाइम पे वो रीडिंग दे देती है। उस टाइम पे ये जो वैल्यू होती है दोनों बराबर होती है एट दैट टाइम, NIAB K5 के बराबर होता है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। क्लास में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। एक्चुअली कोई करंट कैरिंग लूप जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, जब उस करंट कैरिंग लूप से करंट पास होगा तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो पॉइंटर घूमेगा, क्योंकि जब लूप से जब उस यहाँ पे टर्न साइन से करंट पास होगा तो ये घूमेगा। तो ऐसा तो नहीं है ये पॉइंटर घूमता रहे, क्योंकि मोटर में तो जो कॉइल होती है घूमती रहती है। यहाँ पर नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है, उसका नाम होता है, क्या नाम होता है बच्चा उसका, क्या नाम होता है उसका, टॉर्शनल स्प्रिंग। टॉर्शनल स्प्रिंग। तो उस पर इस एक टाइम पर दो टॉर्क लग रहे होते हैं। कौन कौन से दो टॉर्क लग रहे होते हैं बता सकते हो, कौन कौन से दो टॉर्क? एक टॉर्क घुमा रहा होता है NIAB, और एक टॉर्क रोक रहा होता है। ये किसकी वजह से टॉर्क है? ये मैग्नेटिक टॉर्क है। मैग्नेटिक टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लग रहा है। और एक टॉर्क है रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग, ड्यू टू स्प्रिंग। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे? इसकी वैल्यू होगी K5। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये ठीक है, K5 कहाँ से आया? अब ये तो बताओ, ये तो आज तक हमने फॉर्मूला कभी पढ़ा ही नहीं है। देखो बच्चे, जब हम लोग अपनी 11th क्लास में थे तो हमने रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता था? -KX। वर्क पावर एनर्जी में हम रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते थे। जिस तरीके से नॉर्मल हेलिकल स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है, ऐसे ही टॉर्शनल स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स की जगह रीस्टोरिंग टॉर्क लगाती है। यहाँ पर K जो था वो क्या था बच्चे बता सकते हो? वहाँ K क्या हुआ करता था, बोलो? स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ करता था। किसी बच्चे को ये भी नहीं मालूम है, बताओ। X क्या था? कंप्रेशन और एक्सटेंशन। खींचोगे या कंप्रेस करोगे, दोनों केस में रीस्टोरिंग फोर्स लगता था। बट वो जो स्प्रिंग थी वो हेलिकल थी। अब ये जो स्प्रिंग है हेलिकल नहीं है, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता था। ये स्प्रिंग टॉर्शनल स्प्रिंग है, तो यहाँ x की जगह फाई होगा। x क्या होता था? लीनियर कंप्रेशन या एक्सटेंशन जो लेंथ में होती थी। यहाँ फाई जो है ये लीनियर नहीं होगा, ये क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि आर्म स्प्रिंग को, जैसे ये वाली स्प्रिंग को आप क्या कर सकते थे? कंप्रेस कर सकते थे या बाहर खींच सकते थे। उसमें आप जो भी कंप्रेशन करते थे या एक्सटेंशन करते थे वो लीनियर होता था। क्या होता था वो? लीनियर। लेंथ उसकी बढ़ा सकते थे या घटा सकते थे। टॉर्शनल स्प्रिंग में क्या होता है बच्चे? हम लेंथ को बढ़ाना घटाना नहीं करते हैं। टॉर्शनल स्प्रिंग में हम क्या करते हैं? उसको घुमाते हैं, घुमाने से उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पर ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट था कि यहाँ इसे कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों? ये कैसे आया? ये एनालॉगसली आया है। एनालॉगस का मतलब क्या होता है? एनालॉगस का मतलब ये होता है बच्चे, जो काम वहाँ ये करता था वो काम यहाँ पर ये करता है। तो इस बिहाफ पे ये फॉर्मूला आया, क्योंकि लास्ट क्लास में जब मैं लिख रहा था तो बच्चों का आम क्वेश्चन था सर ये K5 में K क्या है, फाई क्या है, और ये K5 आया कहाँ से है? तो दो टॉर्क लगेंगे, ये घुमाने के लिए और ये रोकने के लिए। जब ये घूमेगा तो स्टार्टिंग में ये डोमिनेटिंग होगा, ये कम होगा। ये कम क्यों होगा? क्योंकि जब ये घूमना चालू करेगा तो स्टार्टिंग में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 होगी। जैसे जैसे घूमता जाएगा, जैसे यहाँ तक पहुँचा, मान लो यहाँ पे इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है? 5 हो गई। तो धीरे धीरे 5 बढ़ता जाएगा। एक टाइम में दोनों बराबर हो जाएंगे। उस टाइम में जो पॉइंटर हो जाएगा रुक जाएगा और हमको क्या दे देगा? रीडिंग दे देगा। उस टाइम हमें उसकी रीडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक घुमाने के लिए और एक रोकने के लिए। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा बच्चे। अब ये फॉर्मूला तो ठीक है आ गया, बट इसमें कुछ खास एक दो चीज़ें हमें और भी पढ़ने को मिलती है। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, ये हम लोग ये जो इस पे लपेटते हैं, ये
सिलेंडर पे कॉइल लपेटते हैं। ये सिलेंडर सॉफ्ट आयरन का होता है, सॉफ्ट आयरन। अब ये सॉफ्ट आयरन वगैरह क्या होता है, देखो बच्चे ये 5th चैप्टर का पोर्शन है जो सिलेबस से आउट हो चुका है, तो अभी मुझे इतनी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम ये सब समझाया करते थे, अब ये सब कुछ सिलेबस से हट गया है। बस ये ध्यान रखना, ये सॉफ्ट आयरन का होता है, इससे फील्ड रेडियल हो जाती है। कुछ हद तक आप कह सकते हैं मैं आपको रट्टा लगवा रहा हूँ, क्योंकि चक्कर क्या है, कॉन्सेप्ट ही सीबीएसई ने गायब कर दिया है। सॉफ्ट आयरन क्या होता है या नहीं होता है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अब हमें को पढ़ने को नहीं मिलती है। ये है, एक मिनट जाओ अच्छी। तो ये हमारा अच्छे फॉर्मूला आ जाता है कुल मिला करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक खास बात देखने को मिलती है, ये जो इसका स्केल है वो लीनियर स्केल होता है। लीनियर स्केल मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, और आमतौर पे यही तो होता है। अब अगर गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल है, ये टर्न लेगी, ज़्यादा अगर करंट फ्लो करेगा तो ज़्यादा टर्न लेगी, तो ये लीनियर स्केल है। जब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन में इससे हमें क्या पूछा जाता है, देखो ये तो सिंपल एक्सप्रेशन है, इससे कुछ खास चीज़ें इतनी नहीं आती है। हमें करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछा जाता है। तो बच्चे हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, लिख लो इसको। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो मैं अभी इसको इसी फॉर्मूले को लिखूंगा अभी और इसी से आगे की टॉपिक चालू करूंगा। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे। एक्चुअली क्या है कि सेंसिटिविटी टर्म से आप क्या समझते हो, आपको क्या लगता है सेंसिटिविटी टर्म से? सेंसिटिविटी क्या क्या समझ में आता है? कोई बच्चा ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब उस पर असर चीज़ों का ज़्यादा होता है। मान लो मैंने ऋषि को बोल दिया सर ये बच्चा बहुत बोलता है, अभी उस दिन चुप होकर बैठ गया बिल्कुल ऐसे मुंह बंद करके, तो मैं कहूँगा ये सेंसिटिव बच्चा है, इस पर छोटी छोटी चीज़ों का ज़्यादा असर हो जाता है। खैर ऐसे मत लेना, मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छा मैं बता रहा हूँ। सेंसिटिव मतलब कि थोड़ी सी चीज़ का ज़्यादा असर होना, इसे कहते हैं सेंसिटिव। हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं बच्चों, उसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। इधर देखो बच्चे, करंट सेंसिटिविटी देखो बच्चे, अभी हमारे जो फॉर्मूला आया वो आया NIAB = K∅। करंट सेंसिटिविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है पहले मैं आपको ये बताऊंगा, बाद में मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि पहले आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लो बच्चे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब phi/I। अगर phi/I निकालना है तो इसको नीचे ले आओ, इसको और इसको नीचे इधर ले आओ, तो ये मैथमेटिकली NAB/K हो जाता है। करंट सेंसिटिविटी ये होता है मैथमेटिकली। अब देखो बच्चों, बात सिर्फ ये नहीं है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिकल फॉर्मूला तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, बट एक्चुअल में करंट सेंसिटिविटी क्या होता है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इधर देखो बच्चे, इधर देखो बोर्ड पे सभी देखो बच्चों, हमारे पास दो गैल्वेनोमीटर हैं, ये दोनों का स्केल मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ध्यान से बताना कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, कौन ज़्यादा सेंसिटिव है। ये गैल्वेनोमीटर है, इनमें बीच में 10 डिवीजन है दोनों केस में, 1 2 3 4 5 ऐसे। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है मेरे पास, और एक ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, देखो अच्छा मान लो दोनों में कुछ रीडिंग आ रही है, लेटेस्ट एक 2 एम्पेयर रीडिंग आ रही है, ऐसे सॉरी इसकी 2 एम्पेयर ये नहीं होगी, इसकी 2 एम्पेयर ये होगी। आप क्या कहते हो बच्चे, दोनों में से ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा है? क्यों, कारण क्या है सेंसिटिव? चलो अच्छा मेरे को ना बच्चे रुको, इससे पहले एक जवाब दो। गोल्डस्मिथ का तराजू मतलब सोनार का तराजू ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लोहार का तराजू ज़्यादा सेंसिटिव होता है? लोहार मतलब जो सरिया बेचते हैं, गोल्डस्मिथ का। क्यों सेंसिटिव क्यों बनाते हैं उसको? छोटी से छोटी रीडिंग ले पाए। देखो जो कई बार देखो एक्चुअली क्या है, हम गोल्डस्मिथ की बात करते हैं पहले, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। गोल्डस्मिथ एक सोनार, उसका तराजू ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बट उसकी रेंज ज़्यादा होती है क्या? क्या उसमें मैं 10 किलो का सरिया तोल सकता हूँ?
10-20 किलो का सरिया तोल सकता हूँ, कबाड़ तोल सकता हूँ, रद्दी पेपर। उसकी रेंज क्या होती है? कम होती है। कारण एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चे, आमतौर पे आप देखोगे बहुत हद तक आपको केसेस में देखने को मिलेगा, मैं हर केस की बात नहीं कर रहा, जो डिवाइस ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनकी रेंज कंपैरेटिवली कम होती है। मतलब मैं 100% नहीं कह रहा, कभी कभी ऐसा डिवाइस हो भी सकता है जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा और रेंज भी ज़्यादा, बट आमतौर पर हम बात करें नॉर्मल वे में, ठीक है ना। जैसे गोल्ड स्मिथ का तराजू ले लिया तो हम कहेंगे कि उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है बट उसकी रेंज क्या है? कम है। अच्छा बच्चे, अब हम इस पे आते हैं कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा है और क्यों है, और कारण बताओ उसका डिटेल में। बताओ बच्चे क्यों फर्स्ट वाला? क्योंकि उसकी रेंज कम है, एक पॉइंट से ज़्यादा करंट फ्लो। रेंज के हिसाब से नहीं बच्चे, थोड़ा ना मुझे हिंदी भाषा में समझाओ, मतलब फिजिक्स मत यूज़ करो। क्या बच्चे? ये छोटी छोटी रीडिंग दे पाएगा। छोटी छोटी कितनी? जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ 10 डिवीजन है, यहाँ 10 डिवीजन है, इसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी बता सकते हो? ये 1 एम्पियर है और ये 10 डिवीजन है, तो एक एम्पियर के अंदर 10 डिवीजन खींचिए तो 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर इसकी लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मतलब छोटी से छोटी रीडिंग ये इतनी ले सकता है। और ये कितनी छोटी, इसमें भी 10 डिवीजन खींचे हुए हैं, तो 2/10, 2 एम्पियर में 10 डिवीजन है। किसकी लीस्ट काउंट कम है? छोटी से छोटी रीडिंग कौन सी ले सकता है, ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला। जो छोटी से छोटी रीडिंग ले सकता है वो डिवाइस ज़्यादा सेंसिटिव कहलाता है। तो हमारा फर्स्ट डिवाइस जो है इसकी सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड। आपको डाउट है बच्चे इसमें समझ में आए? अब देखो बच्चे, इसको मैं इस पे समझाता हूँ। यहाँ पर इधर देखो बच्चे, इस फॉर्मूले से देखो बच्चे, बताओ क्या इन दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर करंट दोनों का सेम है। जैसे मान लो अगर मैं कंपेयर करता हूँ, करंट दोनों का क्या है? सेम है। डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा है? फर्स्ट में। तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये किसका फॉर्मूला होता है? ये किसका फॉर्मूला है? करंट सेंसिटिविटी। तो जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है इसका मतलब उसकी करंट सेंसिटिविटी क्या है? ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? छोटे से छोटे करंट पे ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, ब्रॉड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा? ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा तो बीच में छोटी छोटी रीडिंग्स भी अवेलेबल होंगी। ये 2 एम्पियर पे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कम कर रहा है। अब ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा तो इसमें हम बीच में छोटी छोटी कई सारी लकीरें खींच सकते हैं। इससे बीच की कई सारी छोटी रीडिंग ली जा सकती हैं, कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा रीडिंग ली जा सकती है। समझ में आया बच्चों? अब इसमें क्या है कि कम डिफ्लेक्शन हुआ सेम करंट पे, तो हम कह सकते हैं, देखो बच्चे, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? एक गिवन करंट पे जिसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है उसे हम कहेंगे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। समझ में आया बच्चे? खैर इसको हम डिफाइन नहीं करते, मतलब phi/I होता है। phi इज डिफ्लेक्शन, I इज करंट। कोई डाउट बच्चों? ये डिफ्लेक्शन होता है। खैर अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता तो आपको शायद समझ में नहीं आता, बट अगर आप लोगों ने डिटेल देख ली यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया। और आप अब फिगर देख के बता सकते हो कि ऊपर वाला डिवाइस ज़्यादा सेंसिटिव है, नीचे वाला डिवाइस कम सेंसिटिव है। क्योंकि ऊपर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है तो बीच में ज़्यादा खांचे रहेंगे, बीच में ज़्यादा डिवीजन रहेंगे तो छोटी रीडिंग हम ले सकते हैं। कोई डाउट बच्चों इस चीज़ को लेके? अब एक्चुअली क्या है कि ठीक है, मान लो हम गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, तो हम जब गैल्वेनोमीटर बनाते हैं हमने कोई डिज़ाइन किया अपने हिसाब से, तो हम चीज़ें पैरामीटर चूज़ करते हैं। तो देखो बच्चे, करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है बता सकते हैं? बोर्ड पे देखो, इधर देखो, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। एरिया ज़्यादा होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी? ज़्यादा। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, सेंसिटिविटी क्या होगी? ज़्यादा। के ज़्यादा होगा तो सेंसिटिविटी घटेगी। के क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? अगर ज़्यादा सेंसिटिव, अगर के कम होगा तो सेंसिटिविटी देखो चाहिए, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगी, सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। हाँ बच्चे, के देखो बच्चे बताते हैं, के कॉन्स्टेंट है स्प्रिंग का, और अगर आप स्प्रिंग दूसरी कंपनी की या दूसरे मटेरियल की लगा दो, दूसरा मटेरियल, तो उसका के क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। टॉर्शनल कांस्टेंट होती है, जैसे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ऐसे ही टॉर्शनल स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होता है उसे टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास ऐसी टॉर्शनल स्प्रिंग थी, लोहे की थी, अब मैंने दूसरे मटेरियल की लगा दी, तो मटेरियल चेंज होने से उसका टॉर्शनल कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। आमतौर पे हम इसको के कम रखते हैं
और के को कम रखने के लिए हम जो स्प्रिंग यूज़ करते हैं वो फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल की होती है, फॉस्फर ब्रोंज। इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है बच्चे, बस उसका के कम होता है तो डिवाइस ज़्यादा सेंसिटिविटी ज़्यादा शो करता है। तो हम लोग आमतौर पे जो टॉर्शनल स्प्रिंग लगाते हैं कैलरीमीटर में उसका मटेरियल होता है फॉस्फर ब्रोंज, ये यूज़ किया जाता है। अब देखो बच्चे ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया, अब हम बाकी न्यूमेरिकल वगैरह भी देखेंगे। तो ये इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ, है कोई डाउट वाउट? ठीक है। एरिया कॉइल का होता है बच्चे, जैसे कॉइल लपेटी, सिलेंडर पे कॉइल लपेटी होती है ना, कई सारी कॉइल्स, उस कॉइल का एरिया। ठीक है अच्छी, ठीक है अच्छी। अच्छा बच्चों इसमें एक दो चीज़ें और भी जानने की है। कोई बच्चा बताएगा कि आमतौर पे करंट सेंसिटिविटी की आप यूनिट कौन कौन सी यूज़ कर सकते हो, क्या यूनिट यूज़ कर सकते हो करंट सेंसिटिविटी की? करंट सेंसिटिविटी की क्या क्या यूनिट यूज़ कर सकते हो आप? बोलो बोलो। क्या बात करो बच्चे, फाई डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन बाय करंट का क्या हो जाएगा? डिग्री पर सेकंड, डिग्री पर एम्पेयर। अरे ये डिफ्लेक्शन की यूनिट क्या होती है? डिग्री होती है करंट के एम्पेयर। तो डिग्री पर एम्पेयर या रेडियन पर एम्पेयर? उधर से भी तो निकाल सकते हो आप। हाँ अच्छी, बट इधर से डायरेक्टली मिल रहा है तो मतलब बच्चे करने की जरूरत क्या है बताओ? या फिर तो डाउट किसी बच्चे को? चलो बच्चे मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, ध्यान से सुनना। हम डिग्री पर एम्पेयर यूज कर सकते हैं, बट उसी केस में यूज कर सकते हैं जब आप फॉर्मूले में सिर्फ फाई बाई आई यूज कर रहे हो। और अगर पूरा फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो डिग्री पर एम्पेयर नहीं, सॉरी रेडियन पर एम्पेयर यूज करना। ठीक है बच्चों? ठीक है, एक मिनट यार खांसी हो रही है। एंगल में कब डिग्री यूज करते हैं, कब रेडियन यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना, पूरी फिजिक्स में काम आएगा। जब आप एंगल को सेपरेटली पढ़ते हो, मतलब उसको किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ नहीं पढ़ते हो, किसी मतलब कंबाइंड फिजिकल, कई सारी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो आप उसको डिग्री में यूज कर सकते हो। जब आप एंगल को कई सारी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक साथ पढ़ते हो तो आप उसको रेडियन में यूज करना, डिग्री में मत पढ़ना। यूज मैं इसमें सर से पूछना सर से पूछना। यहाँ अगर आप देखो जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो बच्चे ये हमारा केस है, इधर देखो बच्चे एक सिनेरियो है, इधर मेरी बात सुन लो बच्चे अच्छे से, ये एक सिनेरियो है हमारे पास, मान लो इसमें 60 डिग्री है, डिफ्लेक्शन इसमें 30 डिग्री है। बताना इसकी करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, सिंपली ऐसे बता दो। इसमें डिफ्लेक्शन कितना हुआ? 60/2 क्या होगा? 30 डिग्री पर एम्पेयर। इसमें क्या हो जाएगा? 30 डिग्री बाय 2 एम्पेयर, मतलब क्या हो जाएगा? पर एम्पेयर। अब इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं डिग्री में, आइदर रेडियन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मान लो इस पूरे फॉर्मूले को यूटिलाइज करना है मेरे को, और यहाँ पर जैसे मान लो हमको दिया गया ये डिफ्लेक्शन मिल गया, जैसे इसका NAB दे रखा है, K निकालना है, तब गलती से भी इसको डिग्री में मत पुट कर देना, तब उसको रेडियन में ही पुट करना। समझ में आया या नहीं आया? ध्यान रखना, अगर सिर्फ डिग्री को सेपरेट पढ़ रहे हो तो डिग्री में यूज़ करो, बट अगर उसको कई सारी क्वांटिटी के साथ पढ़े हो तो उसको रेडियन में यूज़ करो। देखो बच्चे अभी हम आपको एक दो क्वेश्चन देंगे, बट उससे पहले हम आपको एक और टर्म सिखा दें। उस टर्म का नाम है बच्चे वोल्टेज सेंसिटिविटी। इधर देखो बच्चों बोर्ड पे, बच्चों बोर्ड पे देखो, बात नहीं करो बच्चों, रिपीट नहीं करेंगे हम। इधर देखो, अब ये वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, कई बच्चों को लगता है सिर्फ ये करंट मेजर करता है, ऐसा नहीं है बच्चों। गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, और गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। कैसे यूज़ किया जाता है बस अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज़ गैल्वेनोमीटर एज एमीटर एंड वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर नेक्स्ट टॉपिक में। गैल्वेनोमीटर में कोई भी चीज़ लिखी नहीं होती है, सिर्फ खांचे खींचे हुए होते हैं। ऐसे नहीं कि एम्पेयर लिखा हो, सिर्फ ऐसे है। देखो चाहिए गैल्वेनोमीटर है, ये लिखा है 1, ठीक है बच्चे, लिखा है 1। देखो बच्चे
एक्चुअल में क्या होता है, गैलोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। गैलोमीटर पे ऐसा नहीं है बच्चे कि एम्पेयर लिखा हो या वोल्ट लिखा हो, गैलोमीटर में डिविजन्स खींची हुई होती हैं और ऐसा नहीं लिखा है ये इतने एम्पेयर का है। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको जब बाद में समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि गैलोमीटर को हम एमीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और वोल्ट मीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा अजीब सिनेरियो है, अभी आपको समझ में आएगा। बट जब हम लोग गैलोमीटर को एमीटर की तरह यूज़ करते हैं तो हम करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं। जब हम गैलोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज़ करते हैं तो हम वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं। करंट सेंसिटिविटी होता है करंट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। इसको और क्या लिख सकते हो बच्चे, वोल्टेज को आई आर लिख सकते हो। 5/I की वैल्यू कितनी होती है, NAB/K यहाँ आ जाएगा और R का R आ जाएगा। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। अब इसमें बच्चों एक खास बात होती है, ध्यान से सुनना बच्चों। हम अभी फिलहाल रिपीट नहीं करेंगे तो ध्यान से सुनना, हम आपको बाद में डाउट्स में बता देंगे कुछ हो तो। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, यहाँ एक एडिशनल फैक्टर होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। इधर देखो बच्चे, नंबर ऑफ टर्न्स पे इंडिपेंडेंट होती है। अब यहाँ एक सीधा साधा क्वेश्चन आता है कि सर कैसे, यहाँ तो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ टर्न्स पे। ये एक्चुअली क्या होता है, जब कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं तो ये जो R होता है वो एक्चुअली क्या होता है, कॉइल का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। कौन सी कॉइल, जो सिलेंडर पे लपेटी गई है। क्योंकि हमने देखो अच्छे, कभी भी आपने मोटर में देखा होगा तो एक कॉइल नहीं होती है, जैसे करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो एक कॉइल नहीं होती, ये कई सारी कॉइल्स होती है, इसके अंदर कई सारे टर्न्स होते हैं। जब इसके टर्न्स बढ़ा दोगे, अगर टर्न्स दुगने कर दोगे तो उसकी लेंथ भी दुगनी हो जाएगी, और लेंथ दुगनी हो जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा। तो n बढ़ेगा, अगर n से 2n हो जाएगा तो रेजिस्टेंस R से 2R हो जाएगा और रेशियो सेम रहेगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ टर्न पे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर कॉइल के बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ये बस इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखना बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देते हैं आप लोगों को। देखो बच्चों, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी 1.5 टाइम्स हो जाती है और रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, परसेंटेज चेंज वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले बच्चे रिलेशन क्या होता है करंट सेंसिटिविटी में और वोल्टेज सेंसिटिविटी में। देखो बच्चे, जब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है 5/V, इसको लिखते हैं 5/IR। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, VS लिख देता हूँ बच्चे, ये क्या हो गया करंट सेंसिटिविटी, CS लिख दिया, मान लो ये R हो गया। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो पहले मान लो VS को मैं V लिख देता हूँ, CS को मैं I लिख देता हूँ और रेजिस्टेंस को मैं R लिख देता हूँ। ऐसे मान लो, मैंने कुछ मान लिया, ये नहीं फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या हुआ, वोल्टेज सेंसिटिविटी को मान लो V' लिख देता हूँ, करंट सेंसिटिविटी कितनी हो गई है, पहले से कितनी हो गई है 1.5, पहले I थी तो मान लो कितनी हो गई है 1.5I। मैंने मान लिया बच्चे, मैं XY भी मान सकता हूँ, वोल्टेज करंट नहीं है ये, ध्यान रखना, समझ में आया। वोल्टेज सेंसिटिविटी को, अरे मैंने वोल्टेज सेंसिटिविटी को मान लो अच्छे Y मान लिया, करंट सेंसिटिविटी को X मान लिया, चलो ठीक है। अब ठीक, तो अब जो करंट सेंसिटिविटी है 1.5 हो गई, तो पहले जैसे जो X था वो क्या हो गया 1.5X हो गया, और रेजिस्टेंस कितना हो गया हाफ हो गया, मतलब हाफ मतलब R/2। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना हो गया 3x/R, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी को मैंने Y मान रखा है ना, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, इसको मैंने Y माना है, करंट सेंसिटिविटी को मैंने X माना है। तो ये फर्स्ट सिचुएशन थी, सेकंड सिचुएशन में ये 1.5 हो गया और ये हाफ हो गया, ये क्वेश्चन आ गई। परसेंटेज चेंज निकालना है, निकाल लो बच्चे। कैसे निकालते हैं पता है ना आप लोगों को, चेंज इन वैल्यू, कितनी चेंज हुई वैल्यू में बताओ, 2x/R बाई इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कितनी x/R इंटू 100। अरे बच्चे चेंज इन वैल्यू, चेंज कितना आया, चेंज इन वैल्यू कितना है, चेंज मतलब माइनस करो, परसेंटेज चेंज होता है, चेंज इन वैल्यू कितनी चेंज हुई, कितनी चेंज हुई है, चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100, 200% चेंज आ जाएगा। मैंने बहुत बार परसेंटेज चेंज सिखाया यार आप लोगों को, आप ऐसा क्यों करते हो। परसेंटेज चेंज क्या होता है, चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100।